नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव का मीडिया कवरेज। इस चुनाव को अब तक के चुनाव में बेहद दिलचस्प माना गया। इसका विभिन्न पहलुओं से राजनीतिक दलों के लोगों ने, पॉलिटिकल सोशल ऑब्जर्वर्स ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की, इसका आकलन किया। मीडिया ने बहुत जबरदस्त ढंग से इसका कवरेज किया। लेकिन कवरेज कैसा हुआ, उस कवरेज की क्या खासियत थी, क्या अहमियत थी, क्या विशिष्टताएं थी, क्या कमजोरियां थी और क्या उसकी खास बातें थीं, इस पहलू पर कम बातें हुई हैं। आज मीडिया मंथन के अंक में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि भारतीय मीडिया ने, खासकर राष्ट्रीय दैनिकों ने, टेलीविजन ने इस विधानसभा चुनाव को किस तरह कवर किया है। विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मीडिया समीक्षक आनंद प्रधान, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक मेहता और साथ में हैं अमिताभ बिहार, जो कार्यकारी निदेशक हैं भारतीय प्रतिष्ठान के और मीडिया पर बहुत अच्छे ढंग से वो एक आकलन उनका है, अच्छी नजर रखते हैं। सबसे पहले अगर आनंद प्रधान हम आपसे जानना चाहें कि इस चुनाव में ऐसा क्या आपको लगा, खासकर मीडिया कवरेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूं, क्या कुछ ऐसा लगा जो बिल्कुल पहले से अलग है, या जो आपको बहुत अच्छा लगा, या आपको बहुत चौंकाया, या आपको जो बहुत परेशान किया? मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को जिस तरह की कवरेज मिली और एक खास करके बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ये चुनाव जिस तरह से महत्वपूर्ण हो गए, उसके कारण इसको जिस तरह का मीडिया का जितना कंसंट्रेटेड इसका कवरेज हुआ, वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। इतना आमतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को एक म्युनिसिपल इलेक्शन के बराबर समझा जाता था, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम है और उसमें जिस तरह से राजनीतिक दलों ने और खुद प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई और एक नया राजनीतिक प्रयोग था, उसके कारण सबकी निगाहें इसकी तरफ थीं। और जब देखिए होता क्या है कि जब राजनीतिक दांव ज्यादा ऊंचे हों तो उसमें जाहिर है कि मीडिया का स्टेक भी बहुत हाई हो जाता है। तो इस चुनाव में मीडिया भी, ऐसा लगता है कि मीडिया के भी दांव बहुत ऊंचे थे और इसके कारण इतना ज्यादा कवरेज हुआ। लेकिन उस कवरेज में जहां कुछ पॉजिटिव्स था जो मुझे पहली बार दिखाई पड़ा और ऐसा लगा कि सचमुच में मीडिया, जो आमतौर पर मीडिया से शिकायत रहती है चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव कवरेज में, कि वो मुद्दों से ज्यादा पर्सनालिटीज पर फोकस करता है, पर्सनालिटीज को ज्यादा उठाता है और मुद्दों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। और जब राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जो आम लोगों की समस्याएं हैं, जो उनके रोजाना की समस्याएं, उन पर उतना फोकस नहीं रहता है और शायद व्यक्तियों के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार सीमित हो जाता है। दिल्ली के चुनाव में यह शिकायत मीडिया नहीं कर सकता जहां उसके पास सारे संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं, कि वो दूर के देश जगहों पर नहीं जा सकता, वहां की इश्यूज को कवर नहीं कर सकता। बावजूद उसके इतना कंसंट्रेटेड कवरेज होने के बावजूद इक्का दुक्का अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए चैनलों में और अखबारों में, तो अभी भी जो दिल्ली के बारे में जिस तरह की कवरेज होनी चाहिए थी, और जिस दिल्ली में 60% से ज्यादा लोग एक तरह से गरीब हैं, निम्न मध्य वर्ग के हैं और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, उसको जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था, उसकी तुलना में फिर से व्यक्तियों पर ज्यादा फोकस ये रहा, कंसंट्रेशन। तो आपको, अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में एक दूसरे सवाल का आपसे जवाब मांगूं, क्या दिल्ली की जनता इस चुनाव को जिस तरह देख रही थी, या जिस तरह उसने इसको महसूस किया, जिस तरह इसको उसने लिया, उसमें और मीडिया ने जो चुनाव को जिस तरह से लिया, क्या दोनों के परसेप्शन में, दोनों के आकलन में, दोनों के ऑब्जर्वेशन में आपको बिल्कुल फर्क नजर आया? मुझे लगता है कि मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है और जो लोगों की सोच है, और लोग जिस तरह से इस चुनाव को देख रहे थे और जिस तरह से अपने को आर्टिकुलेट कर रहे थे और एक्सप्रेस कर रहे थे, या जो राजनीतिक रूप से घटनाक्रम बदल रहा था, उसको देखने में मीडिया का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं विफल रहा है। आलोक मेहता, लेकिन यही सवाल मैं आपसे करूंगा, उसको पकड़ा है। आलोक मेहता, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या आपको ये महसूस हो रहा है, जैसा कि ये आनंद प्रधान कह रहे हैं, कि देखिए इस चुनाव को पॉलिटिकल पार्टीज ने एक खास ढंग से लिया। जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने अपने अपने नेताओं को आगे किया, सबने अपनी अपनी तस्वीरें, अपनी अपनी शख्सियतें, अपने अपनी पर्सनालिटीज, अपने अपने नायक, अपने महानायक, सबने अपने सामने पेश किया। और जनता जो है इन नायकों के इर्द गिर्द जरूर रही, लेकिन उसने
शायद मुद्दों को भी काफी तवज्जो दी, इसीलिए कई बार मुद्दे जो हैं वो नायकों के बीच घुल मिल गए या मुद्दों के इर्द गिर्द नायक कहीं ना कहीं केंद्रित हो गए। क्या आपको लगता है मीडिया इसको कैच करने में, इसको समझने में विफल रहा, या मीडिया चाहता ही नहीं था, मीडिया शख्सियतों के इर्द गिर्द ही पूरी चुनाव प्रक्रिया को केंद्रित रखना चाहता था? देखो जी, पहली बात तो मैं कहूँगा, चूंकि अब हम लोग जब ये कह रहे हैं कि इस बार कैसा लगा, एक तो टीवी का जो वो रहता है उसका असर अखबारों पर भी दिखाई दिया, आपको लगता हो। पूरे मीडिया में यदि आप जब हम बात करते हैं कि एक सोशल मीडिया जो अपनी जगह जो काम कर रहे थे वो तो अपनी जगह है, लेकिन टीवी जो ज़्यादा जनता तक पहुंचता है, और रेडियो का भी, एफएम रेडियो का जितना ज़्यादा उपयोग इस बार हुआ है, ये मेरे पिछली बार लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में उससे अधिक हुआ है। लेकिन क्या उसमें मुद्दे उठे या नेताओं के बयान, उद्गार या उद्बोधन आए? उद्बोधन ज्यादा आए, यही मेरा मानना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुद्दे उनमें टेलीविजन के चर्चाओं में जो जहां सड़कों पर बहस हुई है वहां मुद्दे खूब उभरे, इसलिए लोगों देखे वायलेंट हुए, कई गुस्सा भी हुए, वो आक्रोश सामने आया। इसलिए, लेकिन फिर भी ये सही व्यक्ति केंद्रित ज्यादा हो गया, केजरीवाल वर्सेस मोदी वर्सेस बेदी और माकन, मैंने कुछ भी इस तरह से, या राहुल गांधी आखिरी क्षणों में। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति केंद्रित होने में, और जो अभी आनंद जी कह रहे थे, मैं सब सहमत यही हूँ कि जो हमारे दिल्ली में जो गरीब झोपड़ियाँ हैं, गांव हैं, उनके मुद्दों पर कम से कम जो मीडिया में जितना इस तरह की, जब हम ये तो कहते छत्तीसगढ़ के बारे में, आप बिहार या झारखंड जाते तब तो कहते रिमोट एरिया का दिखाइए, दिल्ली में नाक के नीचे, कल भी मनीष सिसोदिया किसी थे तो मैं मयूर विहार एरिया में रहता, मालूम वहाँ के स्कूलों की क्या हालत है, उनके विधायक को नहीं मालूम है, जो चुन करके भी आए। जब मैं उनसे कहता हूं तो वो कहते नहीं सब ठीक हो गया। लेकिन अमिताभ, अगर हम यही सवाल आपको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना चाहें और एक दूसरा इसके साथ पहलू जोड़ना चाहें कि एक डेमोक्रेसी जो है उसकी अपनी एक कल्चर होती है, तो ये जो जनतंत्र की संस्कृति है उसमें जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, समाज के और जो बहुत सारे किरदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इसके साथ साथ आवाम जो है उसका बड़ा हिस्सा उस संस्कृति में शामिल है। आपको क्या महसूस हुआ कि जो भी उद्बोधन आए, एफएम पे हों, टेलीविज़न पर जो डिस्कशंस हुए हों, रिपोर्टिंग हुई हो, अखबारों में जो बातें आई, क्या आवाम की जो एक संस्कृति है जनतंत्र की, वो क्या मीडिया वो रिफ्लेक्ट करता रहा? क्या मीडिया ने उसको फॉलो किया? क्या मीडिया उसमें, जैसे कई बार आपने देखा कि टीवी चैनलों ने जाकर बाहर कुछ आयोजित किए प्रोग्राम्स, उसमें मारपीट हुई, उसमें भारी हिंसा भी कई जगह हुई। क्या इसे आप जनतंत्र की संस्कृति कहेंगे? क्या ये डिबेट और विमर्श का एक मंच था? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी असहमति कहूं आपसे। मुझे लगता है लोकतंत्र के सिद्धांत और लोकतंत्र की संस्कृति दोनों अलग बातें हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वो लोकतंत्र के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की वो संस्कृति आज हम ना मीडिया में डेवलप कर पाए हैं और ना ही सड़कों पे कर पाए हैं, और वो साफ नजर आता है जो आपने कहा, जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर। पर जो बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है खासकर क्योंकि एक तरह से ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक ऐसी पार्टी जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं वहां से उठकर आई है, एकदम नए लोग हैं राजनीतिक प्रक्रियाओं में, उसके बावजूद भी उस पार्टी को भी, जिसमें मीडिया बहुत जिम्मेदार है, उसने रिड्यूस कर दिया एक व्यक्ति के आसपास। जिन सारे लोकतांत्रिक सवालों को उठाने का एक बड़ा मौका मिला था और जिसकी वजह से जनता ने उन्हें पिछले साल चुना था, वो सवाल फिर कहीं पर दरकिनार कर दिए गए। तो मुझे लगता है वो एक तरह से त्रासदी है कि मीडिया ने अपनी वो सामाजिक जिम्मेदारी पूरी तरह से भुलाकर पूरा प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है कि हम फिर से इस चुनाव को पुराने ढर्रे में डाल दें। तो मुद्दों को कहीं न कहीं नेताओं से नत्थी कर दिया गया है, मुद्दे जनतंत्र के व्यापक विमर्श का हिस्सा नहीं बने हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, मैं मतलब पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है, देखिए, दो बातें कहूं इसमें। दिल्ली में कई बड़े सवाल हैं। आपने जैसे कहा कि स्कूल का सवाल, दूसरी तरफ स्टेटहुड का सवाल, मैंने उस पर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा नहीं देखी जो उन सवालों के आसपास राजनीति को बुनने की कोशिश कर, सिर्फ आरोप और लांछन। बस एक और इसमें जोड़ दूं, मुझे जो लगता है, खासकर चुनाव के सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, इन्हीं पिछले कुछ दिनों में ग्रीस में बड़ा चुनाव होता है जो एक तरह से फिर से बहुत कुछ बदल सकता है, पूरी दिशा को बदल रहा है। एक वामपंथी सरकार वहां पर आ रही है। उस चुनाव का हमारे परिवेश में क्या असर है, उसका क्या राजनीतिक मैसेज है, उस पर हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की, उसको जोड़ने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे तो लगता है वो तो पूरी तरह से गायब ही रहा। तो
जिस तरह से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अगर मीडिया देखे, उस नजरिए से ये काम नहीं कर पा रही। पर एक तारीफ जरूर करूंगा मैं कि हर दिन अखबार का पहला पन्ना मुझे लगता था एक पार्टी का इश्तेहार है, उसके बावजूद जब अंदर अखबार पढ़ते थे तो मुझे लगता है संतुलन से अपनी एडिटोरियल बात कही गई। आनंद प्रधान, आप कहेंगे कुछ? एक मीडिया से चुनाव के दौरान हम क्या अपेक्षा करते हैं? एक तो लोगों को वो इन्फॉर्म करे, क्योंकि किसी भी जनतंत्र की एक बुनियादी शर्त है इन्फॉर्म सिटीजनरी। तो एक तरह इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण मौका है जब राजनीतिक दल और मीडिया दोनों लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करते हैं। उनके राजनीतिक शिक्षण का इससे बेहतर मौका नहीं होता है। और मुझे लगता है कि इन चुनावों में मुद्दे भी एक तरह से पूरी तरह से गायब नहीं हुए। मीडिया ने एक तरह से व्यक्तियों के इर्द गिर्द केंद्रित किया, लेकिन मुद्दे इतने महत्वपूर्ण थे और वो बार बार उठ करके आ रहे थे। और खास करके मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आम आदमी पार्टी और कुछ इक्का दुक्का चैनलों और अखबारों के कारण, जैसे मान लीजिए मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का नाम लूं, आशुतोष भारद्वाज ने संगम विहार के कॉलोनी में रह करके जो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स लिखी, या जैसे रवीश ने एनडीटीवी पर अलग अलग जो अवैध कॉलोनियों से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया में शंकर रघुरामन और सुबोध वर्मा ने जो रिपोर्ट्स की कि दिल्ली के बारे में जो हमारा परसेप्शन है, जैसे मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो अमीर है दिल्ली के, वो दिल्ली के बारे में जो वर्ल्ड क्लास सिटी, स्मार्ट सिटी की जो पूरी डिबेट है, उसमें गरीब इस शहर में रहते हैं और गरीब किस तरह कितनी भारी संख्या में, कितनी भारी संख्या में रहते हैं। और आप कल्पना करिए कि इस शहर के अंदर क्या कुछ बदल रहा है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करने का यह समय था। आलोक मेहता, क्या तो आपको नहीं लगता कि इसके पहले जब ये चुनाव नहीं था, जब ये चुनाव नहीं हो रहा था, क्या मिजरेबली हम फेल नहीं कर रहे हैं मीडिया के लोग कि दिल्ली जैसा महानगर, राष्ट्रीय राजधानी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि देश का दिल है, उसके बारे में ये जो असलियत है जो कुछ एक चैनलों ने, कुछ एक अखबारों ने इस चुनाव में सामने लाया, उसके बारे में बिल्कुल हम सूचना नहीं देते अपने पाठकों को कि कितनी बजबजाती दुनिया, कितनी बदहाल दुनिया इस दिल्ली के अंदर है। देखिए, यही एक दुर्भाग्य है कि देखिए जैसे अब होता है ना, गांधी जयंती बनाए, गांधी जी को माला पहना दें मूर्ति को, उसी तरह चुनाव के समय में मीडिया भी, मैं नहीं कह रहा हूँ इस समय तो किया ही गया, और लेकिन जो लगातार काम होना चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ अपवाद है, ऐसा मैं नहीं मानता, मुझे टीवी है या आप फोरम जिन अखबार रहे, कोशिश करते रहे कि उन चीज़ों को हो, लेकिन जो होना चाहिए मीडिया का, वो या हो सकता है जो ऐसे गंभीर विषय उठाते हैं उनका सर्कुलेशन इतना कम है कि वो बातें पहुँचती नहीं है जनता तक। एक बात मुझे, एक और बात कहूँगा मैं, साधारण नागरिक के नाते भी जो मुझे महसूस होता है मीडिया के जरिए, होता क्या है कि उम्मीदवार, या तो आपने उसका इंटरव्यू छापा, उम्मीदवारों के आकलन या उनके बारे में रिपोर्ट मैंने कम देखी, हो सकता है और ज़्यादा ध्यान से किसी ने देखा हो, अपने मान लीजिए एरिया में 3 उम्मीदवार हैं, उनकी क्या शिक्षा दिखा, वो खुद के परिचय जरूर आए हैं या उनसे जब कुछ बात की गई तो किसी ने कुछ उसको छाप दिया, लेकिन मीडिया में आना चाहिए। वरना दिल्ली जैसे महानगर में स्थिति क्या होती है, जो साधारण मतदाता है, जो सुबह से रोटी पर जाता है और शाम को आता है रोजी रोटी के बाद, शिक्षक भी जिसमें शामिल हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मेरे इलाके में जो 3 उम्मीदवार या 5 उम्मीदवार हैं वो कौन है। जी, कल ये जीत के भी आ जाएगा तो इसका नाम ये, इसका नाम श्यामलाल है कि रामलाल है, वो भी उसको ठीक से नहीं पता होता। आलोक जी, हम इस चर्चा को एक अंतराल के बाद जारी रखेंगे और हम उन सवालों को फिर से उठाएंगे जो सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और जिस पर विमर्श होना चाहिए कि इस चुनाव को मीडिया ने शिद्दत के साथ कवर किया, जबरदस्त कवरेज हुआ, पहले पेज से कई बार आखिरी पेज तक दिखाई पड़ा, लेकिन वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई बहुत जरूरी थे जो कहीं ना कहीं छूट से गए। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं। आवाज और गायकी का एक अलग अंदाज, नजरुल गीती को पूर्ण रूप से समर्पित कलाकार। जिंदगी नुमाइश की चीज नहीं है। नजरुल इस्लाम इतना ट्रेजिक लाइफ दिखा, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग नजरुल को जानते हैं, बट उनके लाइफ में क्या गुजरे, शायद मैं जो काम किया एक दिन रंग लाएगा। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ कलाकार डॉक्टर चंद्रनाथ चैटर्जी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
मीडिया मंथन के आज की इस बहस में हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह मीडिया ने कवर किया दिल्ली विधानसभा के चुनाव को, और हमारे मेहमान हैं आनंद प्रधान, आलोक मेहता, अमिताभ बेहार। अमिताभ, हम आपसे ये समझना चाहेंगे अंतराल के बाद कि जो अभी बात हो रही थी कि दिल्ली में इतने सारे गांव हैं, इतनी सारी बस्तियां हैं, इतने सारे गरीबों के मोहल्ले हैं जहां रोशनी, पानी, दवा दारू की बात छोड़िए, मामूली जो चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी, शौचालय नहीं है। हम इसको वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, हम ये सब दावे करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसे दौर में जो मीडिया है, जिसका कई बार होता है कि इलेक्शंस में वाकई उसको बहुत वक्त मिलता है जनता के पास जाने का, क्या पहले के चुनाव के मुकाबले इस बार मीडिया कुछ ज़्यादा गया है जनता के पास, खासकर इस बदहाल जनता के पास, या नहीं? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गया है, बल्कि जैसे आनंद कह रहे थे, इस शहर में रहते हुए जहाँ सारे टीवी स्टूडियोज़ यहीं हैं, और आप जो कह रहे हैं ये मोहल्ले 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग उन मोहल्लों तक पहुँच पाए हैं। और मुझे लगता है दोनों समस्याएं हैं, उन मोहल्लों तक फिजिकली ना पहुंचना और ना ही उन मोहल्लों की आवाज़ को स्टूडियो तक लाना। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें आम, गरीब, हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति की आवाज़ को कहीं भी रखा गया है। तो आनंद, क्या लगता है कि एक ट्रेंड हम देखते हैं अपने मीडिया में कि 2 शख्सियत, 3 शख्सियत, 2 ध्रुव, या राजनीतिक पार्टियों में भी देखा जाता है कि जितनी कम पॉलिटिकल पार्टी हो उनके इर्द गिर्द पोलराइजेशन हो। ये ट्रेंड मीडिया भी फेवर करता है? क्या लगता है कि मीडिया ये चाहता है कि आवाम जो है, मुद्दे जो हैं, लोग जो हैं, ये बिखरे मोहल्ले, बिखरे लोग, रंग बिरंगी संस्कृति, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सिर्फ पोलराइज हो जाए चीज़ें, न केवल पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, कल्चर में, हर जगह? देखिए, एक बात तो सही है, और खास करके दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, एक शहर के चुनाव हैं, और आम चुनावों से ये बात दिखाई पड़ रही है कि बहुत ही एक तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इलेक्शनरिंग या कैंपेनिंग हो गई है। तो और खास करके टेलीविजन में जो चेहरे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैं मानता हूं कि टेलीवाइज पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, और चूंकि जैसा कि आलोक जी कह भी रहे थे कि ये टेलीविजन का प्रभाव धीरे धीरे अखबारों की तरफ भी जाता है। पर जो हम मीडिया से अपेक्षा करते हैं, जिन अपेक्षाओं की मैं बात कर रहा था कि वो एक लोगों को इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें, और तीसरी जो उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो मुद्दों को स्क्रूटनाइज भी करें, एक तरह से उनकी बारीकी से जांच पड़ताल करके लोगों को बताएं कि ये जो वायदे किए जा रहे हैं, ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये पूरे किए जा सकते हैं कि नहीं, इनमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल हैं। इस मामले में मीडिया और ज्यादा फेल हो गया, जिसको हम कहते हैं फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग के मामले में अमेरिका वगैरह जैसे जगहों में दर्जनों ऐसे संस्थान हैं जो फैक्ट चेकिंग करके ही लोगों को एजुकेट करते हैं, पर दिल्ली में वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी अनुपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं। मीडिया तो अनुपस्थित है ही इस मामले में। आलोक मेहता, इस इलेक्शन में एक ट्रेंड और देखा गया, हो सकता है आप सहमत हों, असहमत भी हो सकते हैं, और आप कह सकते हैं अपनी बात, कि कुछ एक चैनल, कुछ एक अखबार खुलेआम किसी न किसी पक्ष का, किसी न किसी दल का, किसी न किसी नेता का पक्ष लेते देखे गए। और देखिए, पक्ष लेना और एक तरह से वस्तुगत होना एक बात है, अगर मुद्दों का पक्ष लिया जाए, लेकिन वो दलगत पक्षधरता, इस तरह की भी बात देखी गई कुछ एक चैनलों की। मैं सिर्फ ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल एक रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं। उनके एडिटर्स, उनके बड़े ओहदेदार जिस तरह की बातें स्क्रीन पर कहते देखे गए, आप इस ट्रेंड को किस रूप में ले रहे हैं? देखो जी, मैं ये तो कहता हूँ जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, और ये आप यदि 60s के भी अखबार, पुराने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो बड़ी लाइब्रेरी जन की है, जी, उनमें पहले खास करके भाषाई अखबार यदि आप कहें तो उनमें तो भयानक एक तरफा सत्ताधारी पक्ष के साथ था, मैंने उसको कांग्रेसी कही है उस समय, चूँकि कांग्रेसी ज़्यादा थी। तो वो ट्रेंड लगातार रहा है, और मैं ये कहूँगा अमेरिका की जिक्र हो रहा है तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के भी वहाँ अखबार उसी तरह से हैं इंग्लैंड में। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बहुत अपराध नहीं है। उसमें ये है कि सही स्पेस, इंडिपेंडेंट जो अखबार है, वो एक दूसरा मुद्दा है जो इस समय हम चर्चा नहीं कर सकते, कि उनको माना जाता है कि अरे सर्वोशन कम है, उसको निगाह नहीं है। लेकिन आलोक जी, माफ कीजिएगा, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसे यूके में अखबार अपनी अपनी पक्षधरता घोषित करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में वो वस्तुपरक होते हैं, वो तथ्यपरक होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये ठीक है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। अमेरिका कह सकता हूँ, ब्रिटेन का मैंने उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन वहाँ व्हाइट हाउस पे जब राष्ट्रपति बदलते हैं तो वहाँ के ब्यूरो चीफ तक बदल दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग में भी। जी।
क्योंकि उसको लगता है उर्मिलेश जी यदि फलाने के परिचित हैं या उनसे क्लोज है, ओबामा के नजदीक हैं, तो उनको लगा दिया जाए। तो ये रिपोर्टिंग में भी खतरा तो होता आप है। कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विडंबना है ये विडंबना है मीडिया की, लेकिन भारत की चुनौतियां उससे ज्यादा है। लेकिन आनंद, वहाँ आपको की क्या डेमोक्रेसी लगता है इस बारे में आप कुछ सशक्त है। कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक जब दांव बहुत ऊंचे हों तो ऊंचे दांव के समय मीडिया का भी दांव ऊंचा हो जाता है, और उसमें जो फिर निष्पक्षता का नकाब है उसको उतरते देर नहीं लगती है। दिक्कत हमारे यहाँ के मीडिया के मॉडल के साथ है। हम सब लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, फेयर हैं, पर वास्तव में ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट नहीं। और ये बात बिल्कुल आपने सही उठाई, जिस पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए कि इन चुनावों में कम से कम कुछ चैनल और अखबार ऐसे हैं जो बिल्कुल खुल करके, बिल्कुल पार्टीजन उनका जिनको रुख था, तो वो पार्टीजन रुख को जरूर पहचाना जाना चाहिए और उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। और ये जो है वो निष्पक्षता का दावा ना करें, वो खुल के घोषित करें, वस्तुपरक होने का दावा करें, हाँ। कम से कम फैक्चुअल होने की बात करें, बिल्कुल। कम से कम। और खास करके रिपोर्टिंग में उसको ना ले आए, उनके एनालिसिस में या उनके ओपिनियन जहां है वहां वो इसको एक्सप्रेस करें, पर उनकी रिपोर्टिंग भी उससे पूरी तरह से प्रभावित दिखाई अमिताभ, देती है। आप इस बारे में एक लाइन कहूंगा, पाठक और दर्शक जरूर समझदार हो गया है जी। वो तुरंत पहचान जाता है, मतलब तुरंत मतलब कुछ ही दिनों में, कि ये इस विचारधारा का है, भाई ये अखबार तो ऐसा बोलेगा, या टीवी चैनल में ये तो इसका भोंपू हो गया है जी। इसलिए ये हमारी विश्वसनीयता, ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो कैसे, बिल्कुल रामचंद्र जी कहा कि हम अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो चाहते हैं पूंजीपति कि प्रोडक्ट हो, ये साबुन आप सनलाइट लिया है कि लाइफ बॉय लिया है, आप उस तरह से अखबार की विश्वसनीयता या पत्रकार की विश्वसनीयता भी गड्ढे में चली जाएगी यदि यही हाल रहा था। अमिताभ, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं और आप एक समाज विज्ञानी हैं। जी, जी। हम आपसे ये इसी प्रश्न पर आपकी राय जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा, मैं भी सहमत हूं, बहुत से अखबारों ने बहुत खुलकर एक किसी पार्टी का साथ दिया, और मुझे लगता है कि एडिटोरियल पॉलिसी के रूप में उसमें समस्या भी नहीं है, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप घटनाओं की जांच परख करें। तो फैक्ट फाइंडिंग का जो सवाल है, वहां पर अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या है। जो ये पूरा डोनेशन का सवाल आया, डोनेशन के सवाल पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का ड्यू डिलिजेंस एक एडिटोरियल टीम को करना चाहिए वो किया गया। मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। डोनेशन पर हम आएंगे अमिताभ, हमारा अगला सवाल होगा, लेकिन हम एक चीज और आपसे जानना चाहते जी। हैं कि इस चुनाव में आपने देखा कि एक छवि निर्माण, जी, इमेज बिल्डिंग, इसमें मार्केटिंग की बहुत सारी एजेंसीज इसमें इनका रोल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो देशी हों या विदेशी हों, वो भी अपने देश के चुनाव में इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप अगर तीनों बड़े दलों की बात हम कर रहे हैं, हम किसी एक को नहीं ले रहे हैं, कम से कम हम पक्षधर नहीं होना चाहते, हम वस्तुपरक होना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इमेज बिल्डिंग भी वाकई इन दलों के लिए कोई महत्वपूर्ण परिघटना थी या फैक्टर था, जिसमें कि आपने देखा होगा कई नेता जो पहले बड़े कड़ियल नजर आते थे, बड़े कड़े तेवर में नजर आते थे, वो बाद में बहुत मुलायम नजर आए, कई बार उन्होंने आंसू भी गिराए। कुछ लोग जो बहुत जिद्दी कहे जाते थे वो थोड़ा सा उदार भी दिखे इस चुनाव में, खासकर मीडिया में। तो ये मुद्दों और इमेज बिल्डिंग के बीच मीडिया का जो पूरा का पूरा कवरेज था या उसका जो चित्रांकन था, वो आपको कैसा दिखा, और ये वाकई फैक्टर है क्या? नहीं, मुझे लगता है फैक्टर तो है। एक तरफ हमने जैसे शुरू में चर्चा की, आप पॉलिटिक्स को इंडिविजुअल्स पे रिड्यूस कर रहे हैं, और जहां आप इंडिविजुअल्स पर रिड्यूस करेंगे तो मुद्दे दरकिनार होंगे और उनका जो चरित्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसमें फिर मुझे लगता है कि मीडिया ने, मुझे लगता है, सही रोल नहीं किया। आप देखें कि जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट आप लगातार कर रहे हैं रोड शोज का या फिर बड़ी बैठकों का, आप जरूर जाएं उसे कवर करें, पर उसे अपनी एडिटोरियल नजर से कवर करें, ना कि उस पार्टी के कैमरे से कवर करें। और इन दोनों में बहुत फर्क है, मुझे लगता है, जिसको उन्होंने जिम्मेदारी से नहीं निभाया। बिल्कुल संक्षेप में, ये इमेज बिल्डिंग का जो प्रश्न है खासकर मीडिया में, इलेक्शंस में, और उसके कॉन्ट्रास्ट में जो मीडिया कवरेज दिखाई पड़ता है, ये कितना प्रभावी है भारतीय जनतंत्र में, अवाम में इसका कितना मैं असर तो है? समझता हूं कि दिल्ली चुनाव और खास करके लोकसभा चुनाव की एक सिलसिले में ही इसको देखना चाहता हूं। जिस तरह से हमारी राजनीति एक टेलीविजन आधारित जनतंत्र में बदलती जा रही है और टेलीविजन में छवियों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये छवि निर्माण एक तरह से, और उसमें इमेज मेकिंग में जो एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, पीआर इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो उसके पीछे लीडर्स को लार्जर देन लाइफ इमेज की तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। और हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि टेलीविजन ने बहुत सारे राष्ट्रीय नेता बना दिए जिनकी जमीन नहीं है, पर टेलीविजन ने उनको रातों रात बड़ा नेता बना दिया है। तो ये अपने आप में भारतीय राजनीति में
आ रहे परिवर्तनों का, और जो इमेज मेकिंग जो सवाल आप उठा रहे हैं वो शायद वो इमेज नहीं है, पर टेलीविजन ने वो इमेज क्रिएट कर दी है, क्योंकि वो टेलीविजन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। और दिल्ली के चुनाव में आलोक मेहता, क्या वाकई टेलीविजन या मीडिया नेता पैदा कर रहा है, नायक पैदा कर रहा है, सियासत के खलनायक पैदा कर रहा है? मीडिया क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि जनता के ऊपर वो न केवल मानस उसका निर्माण कर रहा है बल्कि नेता भी पैदा कर रहा है, नेता बना रहा है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि काफी हद तक मीडिया के जरिए, क्योंकि पहले साधन नहीं थे, पहले मीटिंग करते थे, दरी बिछाते थे, नेता बनते थे। अब दरी नहीं बिछाते, सीधे हवाई जहाज से उतर करके नेता बन रहा है। और मैंने देखा कुछ महीनों के दौरान वो जहां जाते हैं उनका ग्लैमर जैसा बना दिया, वो फिल्म स्टार की तरह से नेता हो गए, पार्टियों के नेता। हमारा समय और खत्म हो रहा है। जिस दिन वो सत्ता में आ जाते हैं मीडिया के जरिए, फिर तो उनके भाव और बढ़ जाते हैं। हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन फंडिंग का सवाल जरूर हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया में बहुत अहम और बहुत प्रमुखता से उठा। बिल्कुल संक्षेप में, बहुत सारे वे दल भी जिनका 85 से लेकर 70 से लेकर के 85% उनके स्रोत आमदनी के या उनके फंड के स्रोत अज्ञात होते हैं, जो रिकॉर्ड पर नहीं होते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं बहुत सारे दलों को लेकर, और स्वयं जो अपने को शुद्ध और पवित्र कहते थे उन पर भी इल्जाम आए हैं। इसको कवर करने में मीडिया, आनंद, एक एक लाइन, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो चला है, मुझे कहा जा रहा है कार्यक्रम खत्म करने को, एक एक लाइन में इसको बताएं कि क्या मीडिया को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो फंडिंग का सवाल है, इसको पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप में बदलने के बजाय मीडिया अगर इसकी स्क्रूटनी करता और इस पर एक इन्फॉर्म्ड डिबेट को प्रमोट करता तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि इस पे आगे फॉलो अप होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप सूचना के अधिकार के तहत ये सब जानकारियां ले सकते हैं। एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं उससे बेहतर है ऑडिटर की चाहे रिपोर्ट होगी, लेकिन कुछ तो उससे आपको तथ्य मिलेंगे कि भाई इतने करोड़ रुपया किसी और ऑडिटर ने ये दिखा दिया कि नगद आया था या नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि इस बार ये मुद्दा और फंड में जितना ज्यादा खर्च हुआ है वो भयानक है। एक विधानसभा चुनाव के लिए, दिल्ली जैसे एक शहर के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन, 300-400 करोड़ एसोचेम कह रहा है, हम और आप कहें तो फिर भी एसोचेम कह रहा है कि 300 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया। लेकिन निर्वाचन आयोग तो वो तो उसके बाद में जब हिसाब किताब पर, वो तो अदालत की तरह मामला है कि कुछ महीनों बाद हिसाब किताब देखेंगे क्यों खर्च हुआ। अमिताभ, आप कुछ कहना? मुझे लगता है बहुत ही बुनियादी सवाल है ये, और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और मुझे लगता है मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ वही प्रतिबिंबित करना नहीं है जो समाज में हो रहा है, उसको अपनी जिम्मेदारी लोकतंत्र में मानते हुए इस सवाल को एक व्यापक सवाल बनाना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है अमिताभ की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति मीडिया इन जनरल, मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कमिटमेंट दिखाता है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के प्रति उसकी खामोशी? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, और उसके लिए जिस नेक्सस की हम बात कर रहे हैं वो भी नजर आती है। तो मुझे बार बार लग रहा है कि ये सवाल हम अगर ये उम्मीद करें, आपने कहा जो जिनके पास अज्ञात है या जो दावा कर रहे थे कि नहीं है, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सवाल तो जनता का सवाल है, और उसमें मीडिया हो चाहे सिविल सोसाइटी, उसे पुरजोर तरीके से चुनाव का बड़ा मसला बनाना होगा। आप तीनों मेहमानों का मीडिया मंथन के आज के अंक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कवरेज पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे सवाल, मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कुछ एक सवाल महत्वपूर्ण लगेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम स्टूडियो में क्या चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि स्टूडियो से उभरते इन सवालों को आम जनता, अवाम, इस देश के वे लोग जो भाग्य बदलना चाहते हैं देश का, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जो सुंदर चाहते हैं देश, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे लेते हैं इस तरह की बहस को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और इसी अनुरोध के साथ, इसी निवेदन के साथ कि ये चर्चा हर जगह जारी रहे। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।